मूल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल अधिकार के बारे में मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसके बारे में हमने ये जाना है कि मूल अधिकार और अधिकारों में फ़र्क क्या है, किसे हम अधिकार कहते हैं और किसे हम मूल अधिकार कहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मूल अधिकार और अधिकारों में फ़र्क क्या है, इनका अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला जो चरण है इसका, कि भारत में जो अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों के बारे में, उनकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बारीकी से इसका हमें अध्ययन करना है। हमने पूर्व के वीडियो में अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत कोई भी ऐसा कानून अस्तित्व में नहीं रह सकता, कोई भी ऐसा कानून नहीं चल सकता जो हमारे देश के संविधान अर्थात मूल अधिकारों के विरुद्ध है। और यदि ऐसा कोई भी कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा या फिर कार्यपालिका के द्वारा, ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, तो न्यायपालिका में से चुनौती देकर न्यायपालिका पूरे इस कानून पर सुनवाई करेगी और न्यायपालिका को प्रतीत होता है कि यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है, अर्थात मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन करता है तो उसे उस सीमा तक रद्द कर देगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 13 के बारे में हम पढ़ चुके थे पूर्व में। अब हम पढ़ेंगे पहला मूल अधिकार, समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, जब भारत का संविधान बना हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारे लिए कानूनी अधिकार तो है, लेकिन वह मूल अधिकार अब नहीं है क्योंकि वो भाग 3 में नहीं है। तो हम समानता के अधिकार से जो सबसे पहला जो अधिकार है, जिसका प्रारंभ अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक है, इनका जो संबंध है वो समानता के अधिकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। इसमें लिखा है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। तो सबसे पहली बात है कानून के समक्ष समानता और दूसरी शब्दावली है कानून का समान संरक्षण। तो जो कानून के समक्ष समानता, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली हमने ब्रिटेन से ली है और इसका अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है A.V. डायसी, उन्होंने शब्दावली के वो जन्मदाता हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कर वसूल करने वाला कोई अधिकारी, सब कानून की दृष्टि में बराबर हैं। और जो दूसरी शब्दावली है वह है कानून का समान संरक्षण। ये शब्दावली अमेरिका से ली गई है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार होगा, लेकिन मापदंड तर्कसंगत होगा। यह समानता का सकारात्मक अर्थ है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार। तो इस प्रकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल है, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए जो कार्य करता है उसके लिए वह किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है और इनके कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि इनके विरुद्ध
कोई भी सिविल कार्रवाई की जाए तो कम से कम 2 माह का नोटिस दिया जाना, 2 माह पूर्व का नोटिस दिया जाना इनके लिए जरूरी है। इसके अलावा संसद या विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। संसद या उसकी किसी समिति या विधानसभा में कही गई किसी भी बात या मत के लिए न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा अनुच्छेद 31C में लिखा हुआ है कि 39B और 39C ये हमारे नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, उसमें जो 39B और C में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये कुछ अपवाद हैं समानता के अधिकार के, लेकिन ये समानता के अधिकार को सीमित नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर, प्रजाति अर्थात वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव की समाप्ति। लेकिन इसके कुछ उपखंड बने हुए हैं, जैसे 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). इसमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे 15(2) में कहा गया है कि सभी दुकानें, सार्वजनिक होटल हैं, सार्वजनिक मंदिर हैं, कुएं, तालाब, सभी पर्यटन स्थल, ये सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) में कहा गया है यदि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए यदि कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तो वो समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(4) बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो ये भी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 15(5) जो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं और जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें निजी शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं शामिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। 1953 में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग बना था। 1979 में हम बात करें तो जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग की स्थापना की। इसी की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद एक जो केस है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। और अनुच्छेद 340 के अंतर्गत भी यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा। और संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया। और वहीं दूसरी ओर 65वें संविधान संशोधन की अपन बात करें जो 1990 में हुआ, उसके द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो 89वां संविधान संशोधन हुआ जो 2003 में हुआ, उसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338A में अलग से अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कई बार चूंकि पेपरों में पूछ लिया जाता है इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 16।
इसका तात्पर्य है सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, अर्थात इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत जो लोक नियोजन है, जो सेवाएं हैं, उनमें किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, रक्त संबंध, निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर बाद में 16(3) एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो जोड़ा गया। इसके अनुसार संसद ऐसी विधि का निर्माण कर सकती है जिसमें राज्य की सेवाओं में उनके निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। कुछ ऐसी सेवाएं हो सकती है जहां जिनका लाभ उनके निवासियों को दिया जा सकता है, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लिए कोई विशेष योग्यता वह निर्धारित कर सकती है। तो इस 16(3) में इनका प्रावधान किया गया है। 16(4) की अपन बात करें तो राज्य SC, ST, OBC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और या अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य को प्रतीत हो, राज्य की दृष्टि को में ये लगे राज्य को कि इन वर्गों का सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यह आर्टिकल हमारे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 15(4) और 16(4) बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसको और हम डिटेल से देख लेते हैं। वास्तव में संविधान में देखें तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं है वहां पे। सर्वोच्च न्यायालय इंदिरा गांधी जो केस था उसमें इस तर्क को उन्होंने स्वीकार किया कि भारत में जो पिछड़ा वर्ग है वो सामान्यतः उसमें पिछड़ी जाति के लोग शामिल हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी की संकल्पना भी दी लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया। तो अनुच्छेद 16 के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 में साफ लिखा गया है अस्पृश्यता वर्जित है और उसका प्रचार भी वर्जित है। आप अस्पृश्यता भी नहीं करेंगे और उसका प्रचार भी नहीं करेंगे। लेकिन इस कानून की पालना करने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया गया, पारित किया गया। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कानून बनाया जिसे 1976 में संशोधित करके नागरिक या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो इस प्रकार अनुच्छेद जो 17 है वो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, उपाधियों का अंत। अर्थात राज्य केवल अकादमिक अर्थात शिक्षा से जुड़ी हुई और सैन्य उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अकादमिक कर सकता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहीं को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होती है, सैन्य उपाधियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन जो पूर्व में जो राजा महाराजाधिराज उदाहरण के लिए जो ऐसी उपाधियां जो चलती थी उन उपाधियों को अब राज्य प्रदान नहीं करेगा। केवल अकादमिक और सैन्य जो उपाधियां हैं वो ही प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य मतलब विदेशी देश, कोई भी जो दूसरा देश है उससे कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और यदि कोई विदेशी राज्य से ऐसा कोई किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो विदेशी राज्य से कोई भी उपहार या उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात। इस अनुच्छेद को भी हम और थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। 1954 में सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान शुरू किए थे: भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे प्रतिष्ठा और समानता का जो अधिकार है, समता का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन बताया। जनता पार्टी सरकार ने 1977 में जब सत्ता में आए तो उन्होंने इन सम्मानों पर रोक लगा दी। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार पुनः आई तो उन्होंने इसे वापस लागू कर दिया। फिर इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और 1994 के में बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये चारों जो उपाधियां हैं वो उपाधियां न होकर पुरस्कार हैं। इनको उपाधि न मानकर पुरस्कार माना गया। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री,
इसलिए चूंकि ये चारों उपाधियां ना होकर पुरस्कार हैं, इसलिए इनका दिया जाना सही है। तो इस प्रकार हमारा जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वह अब समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।